खबर यह है कि बीजेपी उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हो गई है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने बताया कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है। अब सिर्फ सीटों पर बात फाइनल होनी है। क्योंकि ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। दोनों चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। फॉर्मूला क्या है, कौन कितनी सीटों पर लड़ सकता है, इसकी डिटेल जानकारी के लिए एक बार देवेंद्र पाराशर से बात करते हैं। देवेंद्र, ऐसा तो लग रहा है कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी साथ साथ आ जाएंगे। खबरें 2 दिन से चल रही हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो सकता है? और अजय जी, सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सीटों का जो फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से दिया गया है बीजेडी को, वो फॉर्मूला है 2:1 का। 2:1 दोनों ही केस में। बस फर्क सिर्फ ये रहेगा कि लोकसभा के चुनाव में बिग ब्रदर यानी कि 2 वाला हिस्सा बीजेपी के पास रहे, विधानसभा के चुनाव के लिहाज से 2 वाला हिस्सा बीजेडी के पास रहे, वहां पर बिग ब्रदर बीजेडी रहे। मतलब पहले लोकसभा के हिसाब से समझ जाए तो कुल 21 सीटें हैं। 21 में बीजेपी ये चाहती है कि 14 सीटें उसके पास रहें। अभी उसके पास 8 सांसद हैं, लेकिन वो 14 सीटों पर लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेडी है, जिसे बीजेपी ये कह रही है कि 7 सीटों पर आप चुनाव लड़ें। विधानसभा के चुनाव के लिहाज से अगर 2:1 के रेशियो को देखें तो कुल 147 सीटें हैं वहाँ पे। उन 147 सीटों में से 98 का आंकड़ा रहेगा बीजेडी के लिए, बीजेपी के पास आंकड़ा रहे 49 का। हालांकि बीजेडी 104 से 105 सीटों पे विधानसभा में जाना चाहती है। वो जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं सिर्फ उसे फाइन ट्यून किया जा रहा है। अन्यथा मोटे तौर पर फॉर्मूला यही रहेगा 2:1 का लगभग। और 2:1 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में और विधानसभा चुनाव में बीजेडी रहेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेडी की ये कोशिश थी कि 12 और 9 के फॉर्मूले पे बीजेपी को मना लिया जाए। 12 और 9 का फॉर्मूला मतलब बीजेडी के पास 12 रहे, बीजेपी के पास 9 रहे, लेकिन बीजेपी उस बात पे तैयार नहीं हुई और 14 और 7 का फॉर्मूला दे दिया है। अब बस आप कह सकते हैं कि एक औपचारिकता भर बाकी रह गई है कि किस दिन इस बात का ऐलान कर दिया जाए। फाइन ट्यून करके सीटों को लेके ऑलमोस्ट वर्क डन है। गठबंधन को लेके दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है। बीजेडी के भी कल जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद बाकायदा प्रेस नोट जारी करके ये बताया गया कि अब बीजेडी वैसा कदम उठाने को सोच रही है जो कि 100 साल पूरा होगा जब उड़ीसा आ गया, तो उस लिहाज से उसके बेहतरी के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए उस दिशा में बीजेडी कदम उठा सकती है। सीधे सीधे ये माना गया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक के बीच केमिस्ट्री दिखी थी, वो केमिस्ट्री इसी लिहाज से थी कि बस अब आगे साथ आने को तैयार हैं। और आप देखें तो पहले भी पार्लियामेंट में पिछले 10 सालों में बीजेडी भले ही अपोजिशन में रही, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी की सरकार को उसने हमेशा ही महत्वपूर्ण बिलों पे मदद किया है। कोई ऐसी टकराहट नज़र नहीं आई। बीजेपी की तरफ से भी बीजेडी सरकार को लेकर कोई वैसी टकराहट कभी भी नज़र नहीं आई और वहाँ पर माहौल ऑलरेडी स्मूथ था ही। और पहले ये गठबंधन में 15 साल पहले गठबंधन में दोनों साथ थे ही, तो ऐसी कोई विचारधारा का मसला भी नहीं। तो बहुत आसान तरीके से इस काम को कर लिया गया है। नवीन इसके संकेत तो तब मिल गए थे जब अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा के लिए नवीन पटनायक ने समर्थन कर दिया, तो इस बात के संकेत मिल ही गए थे कि इन दोनों का अलायंस हो सकता है। आप बने रहे, एक और अलायंस है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर बीजेपी और बीजेडी का अलायंस फाइनल हो गया तो फिर कांग्रेस के लिए ओडिशा में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पहले हम ऐसा देख चुके हैं। 1998 में बीजेपी और बीजेडी ने पहली बार मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और ओडिशा की 21 में से 19 सीटें जीती थी। 1999 में दोनों दलों के अलायंस ने इसी परफॉर्मेंस को दोहराया था और जब 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी ने मिलकर लोकसभा की 21 में से 18 सीटें जीती तो यह बात पक्की हो गई थी। फिर फिजा बदली। 2009 में नवीन पटनायक ने अलायंस तोड़ दिया। उसके बाद भी दोनों पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक इंटैक्ट रहा। 2019 में दोनों अलग अलग लड़े। बीजू जनता दल ने लोकसभा की 21 में से 12 सीटें जीती, बीजेपी को 8 पर जीत मिली। 1 सीट पर कांग्रेस जीत पाई थी और असेंबली के इलेक्शन में बीजेपी को 112 और बीजेपी को 23 सीटों पर विजय हासिल हुई थी।
अगर वोट परसेंट के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो बीजेपी को लोकसभा में लगभग 39% वोट मिले और नवीन पटनायक की पार्टी को लोकसभा में 43 और विधानसभा में 44% वोट हासिल हुए थे। तो इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर दोनों पार्टियां इस बार साथ आई तो कांग्रेस को काफी नुकसान होगा, डब्बा गोल हो सकता है। नवीन पटनायक ओडिशा के बेहद लोकप्रिय नेता हैं, लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और 6ठी बार लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। इसलिए वो भी चाहते हैं कि अगर बीजेपी साथ होगी तो उनका रास्ता आसान हो जाएगा, रिकॉर्ड पक्का बन जाएगा और बीजेपी को भी फायदा है। बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा है। बीजेपी को लगता है कि नवीन पटनायक अगर साथ होंगे तो इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो जरूरत दोनों की है और जब दोनों तरफ से जरूरत होती है तो गठबंधन हो ही जाता है। ओडिशा के साथ साथ बीजेपी आंध्र प्रदेश में भी अलायंस फाइनल कर सकती है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। यहां बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ दोबारा अलायंस कर सकती है। इसके अलावा पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी एनडीए में शामिल हो सकती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई खास बेस नहीं है। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 1% से भी कम वोट मिला था, एक भी सीट नहीं मिली थी। तो साफ है जनाधार नहीं है। इसीलिए बीजेपी इस बार टीडीपी और जनसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चर्चा तो यह है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पवन कल्याण की जनसेना को लोकसभा की 3 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि पार्टी के भीतर क्या चर्चा हो रही है, बीजेपी का क्या प्लान है, यह जानकारी देवेंद्र पाराशर से ले लेते हैं। देवेंद्र, क्या होगा आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी का अलायंस और पवन कल्याण के साथ अलायंस? और वो जी रजा जी, वो बातचीत भी लगभग फाइनल स्टेज में है। आज ही चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की उनकी योजना है। उनके तरफ से टीडीपी के सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उनके दिल्ली आने का मकसद ही यही है कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ मिलकर इस गठबंधन को फाइनल स्वरूप दे दें। इससे पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि टीडीपी बीजेपी से अलग हुई थी और इस बार भी आने की पहल काफ़ी पहले से चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के साथ समस्या ये थी कि बीजेपी वाईएसआरसीपी को लेकर पसोपेश में थी, क्योंकि वाईएसआरसीपी की भी भूमिका को देखें तो चाहे लोकसभा रहा या राज्यसभा, भले ही वो अपोजिशन खेमे में रही, लेकिन किसी भी बिल पर लोकसभा या राज्यसभा में वो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल खड़ा करते नजर नहीं आई। तो बीजेपी के लिए वो काइंड ऑफ एलाई ही रही है वाईएसआरसीपी, और पार्टी को अभी भी लगता है कि वाईएसआरसीपी वहाँ पे मजबूत है। तो क्या ये खतरा उठाना चाहिए कि अगर आप टीडीपी के साथ जाते हैं, वाईएसआरसीपी के खिलाफ आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे वाईएसआरसीपी पार्लियामेंट में उसकी भूमिका बदल जाएगी। तो ये सोचने का समय बीजेपी के पास जरूर था, जिसके चलते थोड़ा लंबा वक्त लगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद गठबंधन को लेकर बीजेपी में वो मूड बन चुका है और वो फॉर्मूला 6 से 7 सीटों पर बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही है और वो बात चंद्रबाबू नायडू को बताया भी जा चुका है। अब चंद्रबाबू नायडू क्योंकि दिल्ली आए हैं तो देखना होगा कि मुलाकात के बाद किस फॉर्मूले पर मुहर लगाया जाता है। बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज में इस लिहाज से ही समझी जा सकती है कि पिछली बार की मुलाकात के बाद अगर चंद्रबाबू नायडू फिर दोबारा आए हैं तो समझा जा सकता है कि अब इस बार या तो करो या मरो जैसी स्थिति रहेगी इस गठबंधन के लिहाज से। आप ठीक कह रहे हैं। एक समय तक तो जगनमोहन रेड्डी बिल्कुल एलआई की तरह ही थे बीजेपी के साथ में, सरकार को हमेशा साथ दिया। तो वाकई में उनको छोड़ करके टीडीपी के साथ जाना, चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करना मुश्किल फैसला था। लेकिन मैं समझता हूं देवेंद्र, चंद्रबाबू नायडू के लिए ये बड़ी मजबूरी का सौदा है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो एक जमाने में साथ में थे, फिर नरेंद्र मोदी के विरोधी हो गए, अब विरोध में बहुत सारी बातें कही, लेकिन अब मुझे लगता है उन्हें मजबूरी में बीजेपी का साथ लेना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल रजत जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि वो खुद उनके तरफ से काफ़ी पहले से रजत जी कोशिश की जा रही थी, काफ़ी पहले से वो मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे और बाद में उन्होंने माध्यम बनाया कि टीडीपी से जो नेता बीजेपी में आए हैं
उनमें से एक नेता को उन्होंने माध्यम बनाकर अपनी बात गृहमंत्री अमित शाह को लगातार पहुंचाते रही। गृहमंत्री अमित शाह तो पहले तो मुलाकात के लिए टालते रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखें तो फिर उसके बाद बीजेपी जब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई थी तो वहां पर फिर फिलर दिया जाना शुरू किया गया और वही टीडीपी से बीजेपी में आए सांसद काफ़ी ज़्यादा बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद मुलाकात भी हो गई, लेकिन मुलाकात के बाद फिर किसी नतीजे पे ये गठबंधन नहीं पहुंच पाया था। अब ऐसा लग रहा है कि शायद गठबंधन हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि आपने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की ज़्यादा मजबूरी है और पहल और कोशिश उनके तरफ से हुई है। बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही है और बीजेपी का सोचने का जो समय था, जो उसमें वक्त लिया गया, उसकी वजह ही यही थी कि वाईएसआरसीपी को लेके वो पसोपेश में थी कि क्या करना चाहिए। देवेंद्र सर, आपने ओडिशा और आंध्र प्रदेश की राजनीति के बारे में, बीजेपी के नए अलायंस के बारे में जो जानकारी दी है, चुनाव के माहौल में ये लोगों के बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। वहां इस वक्त वाईएसआरसीपी का वर्चस्व है, जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। 175 सीटों वाली विधानसभा में जगन की पार्टी के 151 विधायक हैं। पिछले चुनाव में करीब 50% वोट जगन की पार्टी को मिले थे, जबकि टीडीपी का वोट परसेंट करीब 39% था, लेकिन सीटें सिर्फ 23 मिली थी। पवन कल्याण की पार्टी को 5% वोट और 1 सीट मिली थी। बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा दोनों में सिर्फ 1% से भी कम वोट मिले थे, सीट एक भी नहीं मिली। पिछले चुनाव में जगन की बहन वाईएस शर्मिला उनके साथ थी, लेकिन वाईएस शर्मिला अब कांग्रेस के साथ चली गई है। कांग्रेस ने उन्हें आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि शर्मिला जगन की पार्टी के वोट काटेंगी, कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो असल में टीडीपी, पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी मिलकर आंध्र प्रदेश में बड़ा उलटफेर भी कर सकती हैं। इसीलिए बीजेपी को इस अलायंस में सीटें शायद ज्यादा न मिले, लेकिन आंध्र प्रदेश में कम से कम खाता खुलेगा, वहां जमीन तैयार करने का मौका मिलेगा। इसीलिए बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस को अभी भी अंदरूनी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन खबर यह है कि ज्यादातर नेता चुनाव के मैदान में उतरने से इनकार कर रहे हैं। आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। कमेटी ने दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, लक्षद्वीप, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और केरल के अलावा कर्नाटक जैसे 10 राज्यों की करीब 60 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया। बेंगलुरु से इंडिया टीवी के संवाददाता टी राघवन ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान सिद्धारमैया की सरकार के कई मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन ज्यादातर मंत्रियों ने इनकार कर दिया। कर्नाटक सरकार के मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, सतीश जारकीहोली, बी नागेंद्रा, कृष्णा बैरेगौड़ा, के.एच. मुनियप्पा, एच.के. पाटिल, आ. ईश्वर खंडरे और लक्ष्मी हेब्बालकर को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर मंत्री नानुकुर कर रहे हैं। कुछ ने तो पब्लिकली चुनाव न लड़ने का बयान दे दिया है, तो कुछ अपने परिवार वालों के नाम आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने तो साफ साफ कह दिया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा अभ्यर्थी ಆಗಲ್ಲ। मैं लोकसभा का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाईकमान जिस किसी को भी टिकट देगा, उनकी जीत के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ಪರವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ। वहीं सिद्धरामैया सरकार की एक और मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उन्होंने बेलगावी सीट से अपने बेटे का नाम आगे बढ़ा दिया है। बेलगावी की जनता और यहाँ के नेताओं को ये आशा है। मुझे मीडिया से पता चला है कि उनके नाम की भी सिफारिश हुई है। जब मेरे भाई को विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए चुनाव हुआ था, तब भी जिले के सभी नेताओं ने मिलकर इसका फैसला किया था।